प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। मैं विकास सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरणें। इस लेसन का चौथा पार्ट है जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो जितने भी नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं, पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको देख सकें। बच्चों आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में पढ़ा था कि जो तीसरे वीडियो था उसमें हम लोग देखा था रासायनिक अभिक्रिया, और आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि कोई रासायनिक अभिक्रिया और कितने प्रकार की होती है। इसके पहले हम लोगों ने योगात्मक, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया देखी थी, और अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसमें और किस किस प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। तो आइए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। जो इस अभिक्रिया है उसमें वो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पे ऊष्मा निकलती हो, जिसके होने पर ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं, जैसे कि मीथेन होता है CH4, ये मीथेन है। इसको जब हम जलाते हैं वायु में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। जब मीथेन को जलाया हमने वायु में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु में जब जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊष्मा निकलती है। इस प्रकार से बच्चों आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया पे होने में ऊष्मा निकल रही है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बच्चों इसी तरह जो कोयला होता है जिसको हम कार्बन कहते हैं, इसको भी जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है और साथ ही साथ इसमें से ऊष्मा निकलती है। तो इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकल रही है, तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया के होने पर ऊष्मा बाहर निकल रही होती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी का बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा लगती हो, मतलब वो अभिक्रिया जब वो पदार्थ अभिक्रिया करना शुरू करेगा तो उसमें ऊष्मा लगेगी, न कि निकलेगी। निकलने की बजाय उसमें अगर ऊष्मा लग रही होती है तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को अवशोषित करने वाली अभिक्रिया, उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, तो हम लोग बच्चों अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो ये सिंपली अभिक्रिया नहीं करता है, इसे अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम इस अभिक्रिया में ऊष्मा दे देंगे तो ये अभिक्रिया करके NO बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और जब इन दोनों को हमने ऊष्मा दिया तब ये दोनों अभिक्रिया किए और अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा लग रही है तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगर हम ऊष्मा नहीं देंगे तो ये अगर हम इस अभिक्रिया में ऊष्मा नहीं देंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जब हम इसे ऊष्मा देते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट और जल बना लेता है। सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। जब खाने वाले सोडे को या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा लेने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट और जल में टूटकर अपघटित हो जाता है। तो ये एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया भी है, लेकिन साथ ही साथ ऊष्मा लग रही है तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा लग रही है तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। आई होप बच्चों ये दोनों अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम तीसरे अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों? प्रकाश नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश रासायनिक मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश की उपस्थिति में हो। कोई रासायनिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन जब Cl2 से क्रिया करता है प्रकाश में, प्रकाश बच्चों प्रकाश का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश में, तब ये 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। तो इसमें हाइड्रोजन क्रिया करता है क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में और बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे AgBr होता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम प्रकाश में रखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम प्रकाश में रखते हैं तो ये प्रकाश में अपघटित होकर सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। तो यहाँ पे भी बच्चों हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो रहा है और सिल्वर अलग हो जा रहा है, ब्रोमीन अलग हो जा रहा है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अब अगला अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला अभिक्रिया है वो है, हाँ अगली अभिक्रिया आपकी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये आपका चौथा अभिक्रिया आज का है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नाम से पता चला उदासीनीकरण, तो जब भी कोई अम्ल या क्षार, जब भी कोई अम्ल और क्षार क्रिया करता है और लवण और जल बनाता है तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कोई अम्ल है HCl और हमने इसमें मिला दिया एक क्षार NaOH, तो ये अभिक्रिया करके बन जाएगा NaCl और जल। बच्चों NaCl एक लवण होता है, तो ये अम्ल है और ये क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद लवण और जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि H2SO4 हो, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के में जब हम लोग कोई क्षार मिला देंगे, क्षार हम लोगों ने ले लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है। जब इसमें क्षार मिलाएंगे तो ये बनाएगा पोटेशियम सल्फेट और जल बना लेगा। तो यहाँ बच्चों आपने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक क्या है, अम्ल है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण बन रहा है और जल बन रहा है। लवण आपका है पोटेशियम सल्फेट, तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बना, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब अपने अगले अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए पहले हमें ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है इस बात को समझना होगा। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बच्चों इस अभिक्रिया के लिए हमको पहले ऑक्सीकरण समझना होगा कि ऑक्सीकरण कब ऑक्सीकरण होगा, कब ऑक्सीकरण होगा और कब अपचयन होगा। बच्चों ऑक्सीकरण होने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऑक्सीकरण या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए तब ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन निकल जाए
उस पदार्थ से जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वहाँ अगर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा की क्रिया होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अगर इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है, या तो ऑक्सीजन निकल जाए, या तो हाइड्रोजन निकल जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इन तीनों में से अगर कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब भी ऑक्सीकरण होता है। इसी तरह ठीक इसका उल्टा होता है अपचयन में। यहाँ पर ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। तो ऑक्सीजन निकल जाएगा अगर किसी पदार्थ से तो वहाँ होगा अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो वहाँ पे अपचयन होता है। तो बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन कब कब होता है ये हमने आपको बता दिया, और आप लोगों ने देखा अभी कि ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हो। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ZnO है और C है, तो यहाँ पे हमने ये जब अभिक्रिया होती है तो बनता है Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे बना क्या, जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, जिंक से ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन के निकलने को हम क्या बोलते हैं, अपचयन। ऑक्सीजन के निकलने को अपचयन कहते हैं। और यहाँ कार्बन अकेले है और प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो बच्चों इस अभिक्रिया में आपको दिखाया कि हमने आपको दिखा दिया कि दोनों कब कब हो रहा है। तो किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन जहाँ से निकला है उसका अपचयन हो गया है और ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ा है वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण अपचयन जब दोनों एक ही अभिक्रिया में होती है तो उसको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक और हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यमयन है O2 की अभिक्रिया HCl से कराई जाए, यमयन O2 की क्रिया जब HCl से कराई जाती है तो यमयन Cl2 बनता है प्लस Cl2 गैस बनता है प्लस H2O 2H2O बनता है। तो यमयन O2 मैग्नीज ऑक्साइड जब HCl से क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस निकलती है और जल बनता है। इस अभिक्रिया में बच्चों आप देखेंगे कि मैग्नीज देखिए, मैग्नीज के पास से ऑक्सीजन हट गया और मैग्नीज के पास से ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाती है। अपचयन मतलब यहाँ पे मैग्नीज का अपचयन हो गया है। जबकि आप देख सकते हैं कि जुड़ किसके साथ रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का बच्चों क्या हो गया, Cl है, Cl के यहाँ पे Cl के पास से हाइड्रोजन निकल रहा है, Cl के पास से हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ देखिए Cl के पास से हाइड्रोजन निकल गया तो Cl के पास से हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो Cl का ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि मैग्नीज का अपचयन हो रहा है। मैग्नीज का अपचयन इसलिए हुआ कि मैग्नीज से ऑक्सीजन निकल गया, मैग्नीज से ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन हो गया, और क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीकरण हो गया। तो बच्चों इस तरह आपने देखा कि कब ऑक्सीकरण होता है और कब अपचयन होता है, और जब एक ही अभिक्रिया में दोनों चीज़ें होने लगे तो इसको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है बच्चों? संक्षारण का मतलब होता है क्षय होना। क्षय होना मतलब नष्ट होना। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। कोई भी चीज़ जब धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं संक्षारण कहते हैं, मतलब उसको नष्ट होना कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लोहा देखा होगा, लोहे पे जंग लग जाता है और जंग लग के धीरे धीरे लोहा खराब हो जाता है। तो इस प्रकार लोहे का धीरे धीरे खराब होना ही संक्षारण कहलाता है। इसी प्रकार अन्य धातुएं भी होती हैं जो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, तो उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। उनका नष्ट होना मतलब संक्षारण कहलाता है। तो अब इस संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या हैं, कैसे हम इस संक्षारण से बचा जा सकता है? तो संक्षारण से बचने के लिए हम पेंट का इस्तेमाल करते हैं कि उस धातु पर पेंट का लेप चढ़ा दिया, पेंट कर दिया जाए उसको, या उस पर ग्रीस लगा दिया जाए। आप कलई भी कर सकते हैं। कलई में क्या होता है कि उस पर एक दूसरी परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। और जिस धातु को हमें बचाना है, जिस धातु को क्षय होने से बचाना है, उसके ऊपर हम किसी अन्य धातु की परत भी चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हम उस धातु को बचा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर कभी कभी पीतल का भी परत चढ़ा के आता है। तो ऐसा नहीं है कि पीतल महंगा है या उसको लोहे को पीतल बनाया जा रहा है, बल्कि इसलिए बताया जाता है कि लोहा आपका काम का है और पीतल लोहे से कम धीरे धीरे क्षय होता है। पीतल धीरे धीरे खराब होता है, लोहा जल्दी खराब होता है। तो काफ़ी दिनों तक हम उससे का यूज कर सकें अपने जो लोहे से बनी चीज़ें हैं, इसलिए उसके ऊपर हम पीतल का परत भी चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हम संक्षारण से बच सकते हैं। संक्षारण मतलब नष्ट होना होता है बच्चों। जब कोई चीज़ नष्ट होती है तो उसको हम संक्षारण कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता बच्चों, विकृत गंधिता होता है कि जब कोई खाने वाला पदार्थ, कोई खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसके लिए कई चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि कोई रासायनिक पदार्थ हो जाए, मिल जाए उसमें रासायनिक पदार्थ मिल जाए, या फिर कोई जीवाणु जैसे कवक हो गया या कोई बैक्टीरिया, अन्य कोई बैक्टीरिया हो गया, वो पहुंच जाते हैं तो उस खाने वाले चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो हमें खाने वाली चीज़ों को अगर लंबे समय तक रखना है, सही रखना है, तो उसमें हमको ऐसे नहीं रख सकते, उसमें हमको कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। तो उसमें जो चीज़ें हम मिलाते हैं तो उस मिला करके उसको हम बचाने के लिए मिलाते हैं ताकि हमारा खाद्य पदार्थ लंबे समय तक चल सके। तो जब हमारा खाद्य पदार्थ किसी कारणवश खराब होता है तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसके लिए दो चीज़ें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, कोई रासायनिक पदार्थ और जीवाणु। रासायनिक पदार्थ और जीवाणु ये हमारे खाने की चीज़ों को खराब करते हैं। इसलिए अब खराब हो गया है तो इसे हम खराब होने की क्रिया को, खाद्य पदार्थों की खराब होने की क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इससे बचने के उपाय ये हैं कि उसको, इससे बचने के लिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए हम अपने खाद्य पदार्थ में कोई आक्सीकारक पदार्थ मिला देते हैं। कोई आक्सीकारक पदार्थ हम ऐसा पदार्थ होता है जो खाने को इन चीज़ों से बचा कर रखे, जैसे कि BHC होता है और BHC होता है। BHC एक पदार्थ होता है बच्चों, जिसका BHC एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम अपने खाने को सुरक्षित करने के लिए रखते हैं। क्योंकि जो खाना है हमारा अगर ख़राब हो जाता है, या खाना है कोई भी खाद्य पदार्थ है अगर ख़राब हो रहा है, उसे बचाने के लिए हम BHC का प्रयोग करते हैं। BHC एक प्रति आक्सीकारक होता है। जब हम खाने में मिला देते हैं तो वो इन चीज़ों के प्रभाव को ख़त्म कर देता है और हमारे खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो BHC होता है और BHC के साथ एक और पदार्थ होता है जिसको BHT बोलते हैं। तो ये दोनों ही पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे खाने को सुरक्षित रखते हैं। आई होप बच्चों आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो भी चीज़ें थी वो बताई, और ये इस लेसन का लास्ट वीडियो था। ये लेसन आज यहीं पे कंप्लीट होता है। तो जितने भी बच्चों ने पीछे के टॉपिक्स नहीं देखे, पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वो
इस वीडियो को देख लें, पूरे जो इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को अच्छे से देखें। और इसी बच्चों एक और सूचना भी देनी है आप लोगों को कि जितने भी 10 के जो बच्चे हैं, इस लेसन में जो भी चीज़ें हुए हैं हमने पढ़ाई हैं, इससे रिलेटेड हम आपको अनसॉल्व भी सॉल्व कराएंगे कि एग्ज़ाम में पीछे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जितने भी इस लेसन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराएंगे। तो जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। बच्चों अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे ताकि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा सकें और आप लोग भी उसको सॉल्व करके हुए देखें कि कैसे हम इस लेसन से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद हेल्प होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।